डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप जहां पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करने के लिए कई इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलेंगे। और उसी के साथ साथ अब पीडीएफ जो है वो भी फीचर अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो पीडीएफ है वो भी अब आप यहाँ पर ले सकते हो, जिससे कि आपका रिविजन नोट मेकिंग जो है वो काफ़ी आसान हो जाएगी। और अगर आपको पेमेंट करने में मुश्किल जा रही है तो आप जो ऐप है उसे अपडेट कर लीजिए। अगर आप अपडेट कर लोगे तो आप इजीली पे जो है वो कर पाओगे। अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है तो अपडेट जरूर कीजिए, देखिए आप अपडेट जो है वो अवेलेबल होगा। ये देखिए दोस्तों, क्या शानदार बात बोली गई है कि टफ टाइम्स डोंट लास्ट, टफ पीपल डू। जो टफ टाइम होता है वो हर किसी की जिंदगी में आता है, वो हर किसी के लाइफ में किसी न किसी रूप में आता है। लेकिन जो टफ पीपल है वो जो लास्ट कर जाते हैं उन्हीं का नाम इतिहास में लिया जाता है, उन्हीं का नाम इतिहास में दर्ज होता है। और इसीलिए जो टफ टाइम है वो भले ही टेम्पररी है, वो तो निकल जाएगा, आज है कल नहीं है, लेकिन जो टफ पीपल है वो हमेशा रहेंगे। और जिन्होंने हार मान ली उनका नाम इतिहास से गायब हो जाएगा, इतिहास के पन्नों में उनका नाम कभी दर्ज नहीं हो सकता है। अगर आपको आपका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज कराना है तो टफ टाइम में आपको सरवाइव करना पड़ेगा। क्योंकि जब हीरा है वो भी जब टफ टाइम उस पर आता है तब चमकना शुरू करता है। इसीलिए अगर आप पर टफ टाइम आया है तो आपको समझ लेना है कि इसमें आपको सरवाइव करना है, तो ही आप आगे सक्सेसफुल बन सकते हो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम 9 मई का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं, इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं मयूर मोगरे। सबसे पहले यहाँ पर मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रेट का नाम आपसे पूछा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है अर्जेंटीना, मतलब हम साउथ अमेरिका जो है वो कॉन्टिनेंट में है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये साउथ अमेरिका, और यहाँ पर जो पोर्शन है ये पोर्शन की यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पर जो लाइन आपको नजर आ रही है तो ये स्ट्रेट कौन सा है, ये स्ट्रेट का नाम आपको बताना है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, स्ट्रेट का नाम लिखना है, उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ और वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक कोड जो है वो लॉन्च किया गया है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, जो है कंबाइंड एग्ज़ाम के लिए, जो एमपीएससी की कंबाइंड एग्ज़ाम होती है उसके लिए कोर्स लॉन्च किया गया है। और इस कोर्स में आपको सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेगी। टोटल 50 दिन का ये कोर्स रहने वाला है। कंबाइंड एग्ज़ाम मतलब पीएसआई एसटीआई एएसओ के लिए। अब इसमें आपको अलग अलग जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर अगर आपको कोड ज्वाइन करना है तो रेफरल कोड आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा MMBean, क्योंकि यहाँ पर लाइव सेशंस होने वाले हैं। लाइव सेशन में मैं भी यहाँ पर एक सेशन ले रहा हूँ करंट अफेयर्स का, जहाँ पर सारे करंट अफेयर जो है, जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से रिलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है, वो सब यहाँ पर कवर किए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, MCQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PDF सब आपको मिलेंगे। इंटरेक्टिव लेसन्स आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आप टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, डाउट्स आपके क्लियर हो सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जनरल साइंस जो है उसका भी यहाँ पर आपको एक बैच नज़र आएगा। जनरल साइंस में भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं, तो ये भी आपका क्लियर कट लिया जाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो CSAT का पेपर है वो भी लिया जाएगा। तो CSAT का पेपर जो है, मतलब CSAT का जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो वो भी यहाँ पर कवर किए जाएंगे। मतलब ये काफ़ी हाई स्कोरिंग बैच है जिसमें आपको बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो मिल सकते हैं कंबाइंड एग्ज़ाम में। तो अगर आपको क्लियर करना है तो जल्द से जल्द यहाँ पर सब्सक्रिप्शन जो है वो लीजिए और इस बैच को ज्वाइन कीजिए। उसके लिए आपको कोड इस्तेमाल करना है, रेफरल कोड MMBean। तो जल्द से जल्द MMBean ये कोड का इस्तेमाल करके आप सब्सक्रिप्शन लीजिए और वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। चलिए यहाँ पर वोकेबलरी जो है वो देख लेते हैं आज की। तो यहाँ पर पहला शब्द आता है ओनेरियस। ओनेरियस ये शब्द का इंग्लिश में मतलब होता है कि डिफ़िकल्ट, और जिस चीज़ को करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगे। हिंदी में इसका मतलब होता है कठिन, और उसी के साथ साथ जो प्रयत्न साध्य है वो हम कहते हैं, मतलब जिसे करने में काफ़ी ज़्यादा प्रयत्न लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं। अब इसे हम सेंटेंस में इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, तो सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं कि इट्स ऑनरियस टू मेक हर एक्सेप्ट द मैरिज प्रपोजल। मतलब ये काफ़ी डिफिकल्ट टास्क है, या फिर इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे कि उसे मैरिज प्रपोजल जो है वो हम एक्सेप्ट कराएं। हम मतलब
जो लड़का है वो सब नहीं। तो यहाँ पर ओनेरियस जो है इसका ये मतलब होता है, ठीक है। तो जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि जो कमेंट सेक्शन है उसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और एक ही सेंटेंस में सभी वर्ड्स इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर सेपरेट सेपरेट भी करना है आपको तो वो भी कर सकते हो, क्या है 4 लाइन तो आपको लिखने हैं, तो इसलिए आप कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कीजिए। और पूरे दिन भर में आप ये जो शब्द है किसी से भी आप बात कर रहे हो तो उसमें आप ये वर्ड जो है वो ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। दूसरा यहाँ पर आता है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है किसी प्रॉब्लमेटिक चीज़ को प्रैक्टिकल वे में डील करना, मतलब व्यवहारिक। हम बोलते हैं ना ये काफ़ी व्यवहारिक है, मतलब काफ़ी प्रैक्टिकल वे से सोचता है या फिर प्रैक्टिकल वे से सोचती है, तो ये व्यवहारिक जो है इसे हम कहते हैं प्रैग्मेटिक। तो हम सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो डिसीजन ऑफ प्लेइंग चन्ना मेरेया सॉन्ग एट एक्स गर्लफ्रेंड्स वेडिंग वॉज प्रैग्मेटिक इन नेचर। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी उसकी शादी हो रही है, तो उसकी शादी में एक्स चन्ना मेरिया जो है ये गाना गाना काफ़ी प्रैग्मेटिक ये था, मतलब डिसीजन जो है वो प्रैग्मेटिक था नेचर में, मतलब काफ़ी प्रैक्टिकल था, व्यवहारिक था, ठीक है, जिससे कि हो जाए मतलब ये सब कुछ। तो इसलिए प्रैग्मेटिक जो है वो यहाँ पर इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। और फिर आता है यहाँ पर रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, मतलब यहाँ पर होता है लचीलापन। और देखिए एक शब्द के बहुत सारे मतलब भी हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर जो नेक्स्ट यहाँ पर आता है वो है प्रतिस्कंदन। तो ये भी हमें देखने को मिलता है इसका मतलब रेजिलियंस का, ठीक है। तो यहाँ पर लचीलापन आप बोल सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी बोल सकते हो, या फिर जो भी मतलब इस तरीके से जो फ्लेक्सिबिलिटी के आप सिनोनिमस है वो भी यूज़ कर सकते हो रेजिलियंस के लिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि ही शोड ग्रेट करेज एंड रेजिलियंस इन फाइटिंग बैक फ्रॉम अ लूजिंग पोजिशन टू विन द गेम। मतलब यहाँ पर जो वो हार रहा था जिस गेम में उसमें उसने काफ़ी ज़्यादा करेज और रेजिलियंस दिखाया, मतलब जो एफर्ट्स है जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो उसने दिखाई, जिससे कि फिर से वो हारने वाले गेम को जीत में बदल दिया, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो यहाँ पर शाहरुख खान की बात हो रही। नेक्स्ट यहाँ पर आता है ट्रिगर। ट्रिगर का मतलब होता है कि कुछ सडनली कोई चीज़ यहाँ पर हो जाना, टू मेक समथिंग हैपन सडनली। सडनली किसी चीज़ को यहाँ पर अलग इसमें कन्वर्ट कर लेना, मतलब विशेष प्रतिक्रिया या फिर घटना का कारण बनना कि ये घटना की वजह से ये हो गया है ना, तो ये घटना ने इस चीज़ को ट्रिगर किया, तो ये हम बोल सकते हैं ट्रिगर करना। अब यहाँ पर अगर सेंटेंस में इस्तेमाल करना है तो हर स्माइल ट्रिगर्ड हिम टू फॉल इन लव विथ हर। मतलब यहाँ पर जो लड़की है उसकी स्माइल जो बंदा है उसको ट्रिगर कर गई कि वो उसके प्यार में पड़ गया। तो इस तरीके से हम ये जो शब्द है ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए पर्टिकुलरली ये जो वीडियो है वोकैब का नहीं है, अगर वोकैब का होता फिर फोटोज़ के ज़रिए ये फिर ये सारी जो एग्जांपल्स, ये सेंटेंस जो मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ ये भी सब एनिमेशंस के थ्रू ये सब आपको देखने को मिलते काफ़ी और क्रिएटिव होता। लेकिन खैर यहाँ पर वोकैबलरी नहीं है, हमारा बेसिक यहाँ पर जो हम आर्टिकल्स है वो लेते हैं, और उसके साथ साथ ये एडिशनल है, कॉम्प्लीमेंट्री है कि हम वोकैब जो है वो भी सीख जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम एक्सप्लेन सेक्शन देखते हैं तो उसमें कई आर्टिकल्स हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो लोकस्ट है उसके बारे में आर्टिकल बात कर रहा है। पहले भी हमने लोकस्ट के बारे में देखा हुआ है अगर आपको याद होगा, लेकिन फिर भी आप भूल गए होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो इसीलिए यहाँ पर जो लोकस्ट है उस शब्द का मतलब ये जो शब्द है उसका तो मीनिंग हम देखेंगे ही, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं आपको जो चीज़ें हैं लोकस्ट के बारे में पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपको यहाँ पर देने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से पूरी जो जानकारी है वो यहाँ पर मिल जाए, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या होगा बेसिकली, अगर मैं फिर से आपको बताता हूँ तो ऑब्स्टेंसिवली आपको जो फिर से रिवीजन है वो आपका हो जाएगा। ऑब्स्टेंसिवली याद है ना आपको, मतलब क्या था, मतलब था जाहिर तौर पर, है ना, सबसे स्टार्टिंग में हमने देखा था ऑब्स्टेंसिवली। चलिए, और दूसरा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सलाइवा जो है वो भी अब यहाँ पर जो टेस्ट है उसका एक जो साधन है वो बन रहा है, तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। ये वाला जो है बेसिकली सार से हम क्या सीख सकते हैं, वही सारी चीज़ें हैं, वही ब्ला 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 किया हुआ है। यहाँ पर लॉकडाउन अगर आप देखो तो इसमें बात की गई है कि NO2 जो है वो कम हुआ है, लेकिन जो PM 2.5 है उसमें यहाँ पर हमें कुछ देखने को नहीं मिला है, ठीक है, कुछ भी यहाँ पर हलचल जो चेंजेस है कम है वो देखने को नहीं मिला है। तो इससे हमें बोल सकते हैं पोल्यूशन लेवल अगर देखा जाए तो एकदम ड्रास्टिक चेंज जैसी सिचुएशन हमें देखने को नहीं मिली है। अगर गंगा की बात की जाए, गंगा नदी जो है वो साफ हुई है, लेकिन अगर हम ऑक्सीजन डिमांड उसकी देखें तो वो उसमें इतना फर्क जो है वो देखने को नहीं मिला है। अब यहाँ पर आइडियाज़ पेज, एडिटोरियल पेज अगर हम देखते हैं तो इसमें इकोनॉमिक जो है उसके बारे में बात की गई है, सुब्रमण्यम साहब ने लिखा हुआ है, हमारे जो पिछले वाले वो थे
है ना, कौन थे, इकोनॉमिक सर्वे जिन्होंने निकाला था, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये उन्होंने लिखा हुआ है, तो इसके बारे में हम देखेंगे क्या क्या सजेशंस उन्होंने दिए हैं। यहाँ पर अगर आप देखो सबसे इंपॉर्टेंट, आज का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट जो है, कब आया था, तो वो आया था 1979 में। तो उसके बारे में ये आर्टिकल बात कर रहा है। तो इस एक्ट को देखेंगे, इस एक्ट में जो चेंजेस है उसको देखेंगे, इस एक्ट में क्या खामियां हैं वो हम देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। उसी के साथ साथ अगर आप ये वाला देखोगे तो इंडिया जो है उसको यूएनएससी की जो सीट है वो मिलनी चाहिए या नहीं, उस पर ये आर्टिकल जो है बात कर रहा है। तो इसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। बाकी जो है यहाँ पर शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल विजन की वजह से जो वर्कमैन है उसमें कैसा फर्क पड़ा है, तो ये दोनों आर्टिकल जो है सेम ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जो माइग्रेंट वर्कर्स है, तो दोनों को साथ में देख लेंगे। इस तरीके से आज के जो आर्टिकल्स हैं वो हमारे इसमें देखने को मिलते हैं। तो आइए यहाँ पर हम पहले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो अर्ली लोकस्ट इसमें क्या बात की गई है, तो जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर अप्रैल 11-12 देखें तो साइंटिस्ट जो है लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने यहाँ पर कुछ सजेशंस जो है वो दिए हैं, उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर बताई है। तो यहाँ पर क्या ऑब्जर्वेशन बताई है यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखते हैं तो ये भी काफ़ी ज़रूरी है ना। मतलब यहाँ पर क्या है, बेसिकली जो लोकस्ट है उससे फाइट करने के लिए हमें यहाँ पर लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो देखने को मिलता है। अब लोकस्ट अगर देखा जाए तो हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। लोकस्ट मतलब आप ये देख सकते हो इस तरीके से जो ग्रास हॉपर्स होते हैं ना उसी तरीके के हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन ग्रास हॉपर्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि ये अगर देखा जाए तो काफ़ी खतरनाक होते हैं, जिनके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने ही वाले हैं। ये क्या करते हैं, बेसिकली जो भी अनाज है वो खा लेते हैं, है ना। तो इसीलिए क्या होता है यहाँ पर लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन जो है ये क्या करती है, यहाँ पर ये आने वाला है इसके बारे में बता देती है कि भैया ये आने वाला है, ऐसा होने वाला है, ये सब कुछ होने वाला है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन, ये अगर हम देखते हैं तो इसका सेंट्रल हेडक्वार्टर हमें फरीदाबाद में देखने को मिलता है, ठीक है, फरीदाबाद में देखने को मिलता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ जो फील्ड हेडक्वार्टर है ये कौन सा हो गया, ये हो गया सेंट्रल हेडक्वार्टर। फील्ड हेडक्वार्टर अगर हम देखते हैं तो वो हमें देखने को मिलता है जोधपुर में, ठीक है। ये हम आर्टिकल के विपरीत कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसका हेडक्वार्टर है पूछा जा सकता है, और ये पूरी जानकारी हमें देता है। और उसी के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर जो है वो यहाँ पर मॉनिटरिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जितने भी यहाँ पर लोकस्ट के आने वाले हैं वो सब बताना, लोकस्ट ग्रास हॉपर किस तरीके से उनके ऊपर रिसर्च जो है वो कंडक्ट करना, ये सारी चीज़ें जो है इसके द्वारा की जाती है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इन्होंने यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशन दिए हैं कि भैया फिर से यहाँ पर राजस्थान के जो डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें यहाँ पर लोकस्ट है उसका अटैक हो सकता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डेजर्ट लोकस्ट है, मतलब यहाँ पर जो डिस्ट्रक्टिव होते हैं, माइग्रेटरी पेस्ट होते हैं, वो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। अब डेजर्ट लोकस्ट ये अगर आप देखें तो ये भी इसका एक नाम है, ये शॉर्ट हॉर्न्ड ग्रास होपर हमें देखने को मिलते हैं, और उसी के साथ साथ ये इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं। और जब इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं उस टाइम पर इतने खतरनाक नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये डेंजरस हो जाते हैं जब ये अपनी पॉपुलेशन बिल्डअप करना शुरू कर देते हैं। और जब पॉपुलेशन बिल्ड करते हैं ना, जब साथ में घूमना शुरू करते हैं, इतना रैपिडली ये बढ़ा देते हैं अपनी पॉपुलेशन को कि जिसकी फिर यही नहीं है। तो ये क्या होता है, फिजिकल कॉन्टैक्ट इन क्राउडेड कंडीशंस ट्रिगर्ड बिहेवियरल चेंजेस। तो यहाँ पर इनका जो बिहेवियरल चेंजेस है वो भी हमें देखने को मिलता है, ट्रिगर्स, है ना। और उसी के साथ साथ अगर इन्हें कंट्रोल नहीं किया गया राइट टाइम पर तो ये क्या कर सकते हैं, ये हमारी फूड सिक्योरिटी जो है कंट्री की उसे पूरा तहस नहस कर सकते हैं, क्योंकि ये जो भी अनाज है वो सब खा लेते हैं। तो ये इतना खतरनाक होता है, तो इसीलिए इसे कंट्रोल करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोकस जो है वो पॉलीहेगस होते हैं। मतलब क्या है पॉलीफेगस, मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये वैरायटी ऑफ क्रॉप जो उसको फीड करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यही क्रॉप खाएंगे तो अच्छा ये आने वाले हैं तो फिर ये क्रॉप हम लगाते ही नहीं है, ये नहीं होता है। बेसिकली ये वैरायटी ऑफ क्रॉप जो है उस पर यहाँ पर फीड करते हैं। सेकेंडली उनमें एबिलिटी होती है कि वो मल्टीप्लाई जो है वो रैपिडली हो सकते हैं। मतलब सिंगल फीमेल डेजर्ट लोकस जो है उसकी यहाँ पर 60 to 80 एग्स जो है थ्राइस ड्यूरिंग रफली 90 डेज लाइफ साइकिल इसमें दे सकती है। थ्राइस मतलब सोचिए कितने ज़्यादा इसमें पैदा होते होंगे। और डैमेज जो है यहाँ पर इंडिया में हमें लिमिटेड देखने को मिलता है, क्योंकि सिंगल ब्रीडिंग सेशन होता है, सीजन जो है सिर्फ सिंगल ब्रीडिंग होता है। पाकिस्तान, ईरान, ईस्ट अफ्रीका अगर वहाँ पर देखोगे तो मल्टीपल होते हैं, मतलब यहाँ पर काफ़ी बार वो ब्रीडिंग जो है वो कर सकते हैं। इंडिया में वो काफ़ी बार ब्रीडिंग नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर मानसून जो है अच्छा रहा
और इन द अब्सेंस ऑफ कंट्रोल ऑपरेशंस, मैग्नीट्यूड जो अटैक का वो यहाँ पर वर्स हो सकता है देन 2019-20 रबी सीजन। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लोकल अथॉरिटी जो है राजस्थान के, गुजरात के, उन्होंने यहाँ पर 4.30 लाख हेक्टर ऑफ इन्फेस्टेड एरियाज जो है यहाँ पर स्प्रे किया है, जिससे कि हम यहाँ पर इससे बच सके। और इसीलिए यहाँ पर क्या है, अगर हम इंसेक्टिसाइड्स वगैरह स्प्रे करते हैं तो इससे हम बच भी सकते हैं, जो लोकस अटैक होता है इससे हम बच भी सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं बचाता है, क्योंकि इतने ज़्यादा तादाद में आते हैं, मतलब आप सोच नहीं सकते इतने ज़्यादा तादाद में ये आते हैं और पूरा तहस नहस कर देते हैं। अब बट ऑब्वियसली कि अभी ऑलरेडी हमारे यहाँ पर जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है वो आ रहा है, इनफैक्ट रिसेशन है, उस तरह की सिचुएशन है। ऐसे सिनारियो में फिर से फूड का सप्लाई अगर प्रॉपर तरीके से ना हो पाया तो फिर यहाँ पर फूड इन्फ्लेशन राइज हो जाएगा, जिसके वजह से लोगों का और अनाज खाना जो है वो यहाँ पर मुसीबत में आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर की हुई थी, है ना, अगर आपको याद होगा तो चलिए नेक्स्ट चीज़ पर बढ़ते हैं। यहाँ पर सलाइवा जो है वो यहाँ पर लाया गया है, तो उसके बारे में देख लेते हैं क्यों लाया गया है। तो अभी अगर आप टेस्ट करते हो, कोरोना वायरस की अगर टेस्ट होती है तो फिर उसमें आपको जो स्वैब टेस्ट है वो करना पड़ता है। स्वैब टेस्ट यहाँ पर करना पड़ता है। स्वैब टेस्ट मतलब क्या होता है, आपके नाक में, आपके मुंह में वो डाला जाता है, फिर उसके बाद स्वैब जो है वो लिया जाता है और उसके बाद टेस्ट की जाती है, फिर उसके बाद पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो देखा जाता है। इसी के साथ साथ और एक टेस्ट आई है, अगर आपको याद होगा, मतलब इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें जो आरएनए है उसे यहाँ पर कन्वर्ट किया जाता है डीएनए में, फिर उसके बाद इसे मैग्नीफाई किया जाता है और फिर उसके बाद यहाँ पर जो टेस्टिंग है वो ली जाती है ना। तो अगर हम देखें तो रैपिड टेस्ट भी हमने देखा है। रैपिड टेस्ट बेसिकली क्या करता है, तो यहाँ पर आपका खून लिया जाता है, खून में आपके एंटीबॉडीज़ है या नहीं वो देखा जाता है। एंटीबॉडीज़ क्या है, मैंने आपको कई बार एक्सप्लेन किया हुआ है, मतलब ये एक सोल्जर्स की तरह होते हैं, हमारे शरीर में सोल्जर्स की तरह होते हैं। जैसे कि हमारे देश की रक्षा हमारे सोल्जर्स करते हैं, उसी तरीके से हमारे शरीर की रक्षा ये एंटीबॉडीज़ करते हैं। कोई भी अगर अटैक करता है तो उससे लड़ने के लिए हमारा शरीर जो है एंटीबॉडीज़ क्रिएट करता है, सोल्जर्स क्रिएट करता है, जिससे कि ये एंटीबॉडीज़ जो है उस वायरस से लड़ सके। अगर वायरस कमज़ोर रहा एंटीबॉडी से तो वो ख़त्म कर देगा और हम यहाँ पर जीत जाएंगे, हमें डिसीज़ नहीं होगा। और अगर एंटीबॉडीज़ वीक है तो फिर वो डिसीज़ जो है हमारे शरीर को ये कर लेता है। तो यहाँ पर अगर एंटीबॉडीज़ डेवलप हो रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारे शरीर में कोरोना वायरस आया था। तो यही यहाँ पर देखा जाता है। इसके लिमिटेशंस, इसके पॉजिटिव के पॉइंट्स क्या है कि जल्दी हो जाती है, 30 मिनट्स में हमें रिजल्ट दिख जाता है। और इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है कि 3-4 दिन के बाद एंटीबॉडीज़ जो है वो क्रिएट होते हैं हमारे शरीर वायरस से इन्फेक्ट होने के बाद। तो इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पर तीसरा आता है आप सलाइवा टेस्ट। अब यहाँ पर क्या होगा, सलाइवा टेस्ट यहाँ पर लिया जाएगा, मतलब हमारा जो सलाइवा है वो लिया जाएगा, उसके थ्रू टेस्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बेसिकली अगर सलाइवा टेस्ट होता है तो उससे फ़ायदे बहुत होंगे। अगर स्नैप टेस्ट किया जाता है तो उसमें बट ऑब्वियस है कि जो लेने वाला है वो भी खतरे में होता है कि भैया अगर कुछ गले में से निकालते निकालते अगर उसको कुछ हो जाए, वो इन्फेक्ट हो जाए। यहाँ पर क्या है, सलाइवा, तुम सलाइवा जो है ये डब्बी लो, सलाइवा इसमें निकाल के दो, फुल पैक कर लो और फिर उसके बाद जो भी तुमको ये है वो तुम कर लो। तो ये एक फ़ायदा यहाँ पर हो सकता है। तो सलाइवा टेस्ट जो है इससे रिजल्ट भी फास्ट मिलेगा और उसी के साथ साथ जो दूसरा इन्फेक्शन है, दूसरों को इन्फेक्ट करने का, वो भी चांसेस जो है यहाँ पर काफ़ी कम हो जाते हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पर बढ़ते हैं। यहाँ पर जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके बारे में बात की जा रही है। तो अभी अगर आप देखोगे तो जो लॉकडाउन है उसके चलते जो माइग्रेंट वर्कर्स है उनकी यहाँ पर काफ़ी फजीती हुई है। अभी अगर आप रिसेंट देखोगे, कल का ही अगर आप एक इंसिडेंस देखोगे, काफ़ी दर्दनाक और काफ़ी एक हम बोल सकते हैं शर्मनाक हादसा हमारे देश में देखने को मिला है औरंगाबाद में, जहाँ पर एमपी के कुछ माइग्रेंट वर्कर्स से अब वो सरकार जो है उन्हें भेज नहीं पा रही है। इसके चलते जो पुलिस वाले हैं वो भी उन्हें अड़ाएंगे, उन्हें जाने नहीं देंगे। तो इसके चलते वो रेलवे ट्रैक जो है उससे अपने जो गांव है उसमें जाने की कोशिश कर रहे थे। मतलब महाराष्ट्र से, आप समझ लीजिए महाराष्ट्र में औरंगाबाद, महाराष्ट्र से वो जो उनका एमपी है वहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे थे घर पर। अब वो चलते गए, रेलवे ट्रैक से चलते गए। अब रेलवे ट्रैक से चलते हुए उनको तो यही था ना कि भैया ट्रेन वेन जो है वो तो बंद है सब, तो ट्रेन कहाँ से आएगी। तो वो थक गए तो वहीं पे रेलवे ट्रैक पे सो गए, क्योंकि आजू बाजू में अगर आप देखोगे रेलवे ट्रैक के तो काफ़ी झाड़ होते हैं या फिर अच्छी गंदगी होती है। तो रेलवे ट्रैक पर ही वो सो गए, जिससे कि उन्हें अच्छी तरीके से जो जगह है, साफ़ सुथरी जगह एटलीस्ट कंपेरेटिवली वो उन्हें मिल जाए, जिससे कि नींद आ जाए। वो सो गए। अब एक मालगाड़ी आई, मालगाड़ी उनके ऊपर से निकल गई। तो इस तरीके का सिचुएशन, इस तरीके का हादसा हमें देखने को मिला। और ये सिर्फ एक हादसा नहीं है बल्कि तमाचा है।
सरकार के ऊपर, जो इस तरीके की सिचुएशन जो है उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही है। उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने उनकी फैमिली को 15-15 लाख रुपए जो है वो देने की ठानी। अब अगर जीते जी यहाँ पर उनके लिए कुछ किया जाता तो शायद इनको मरने के बाद उनकी फैमिली को 15 लाख रुपीज़ जो है वो नहीं देना पड़ता। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर हाथ पे हाथ धरे जो बहुत सारे एमपीज़ एमएलएज बैठे हुए हैं उन्हें यहाँ पर काम करना चाहिए, क्योंकि लोगों ने उन्हें चुन कर दिया है, वो लीडर्स है और लीडर का काम होता है लीड करना। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो काम करें। कुछ लोग कर रहे हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जो लूटने का काम है वो कर रहे हैं। मतलब आप सोचिए कि कुछ एमपीज़ या एमएलएज ऐसे भी हैं जिनके यहाँ पर ढेरों ढेरों मतलब आप समझ सकते हो हज़ारों में सैनिटाइजर्स आए हुए हैं कि आप छोटे छोटे सैनिटाइजर्स होते हैं ना कि आप लोगों में बांटिए, लेकिन वो बांट नहीं रहे हैं, उनके घर पे ऐसे ही पड़े हैं। तो ये भी सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। तो आपको ध्यान रखना है, अभी ये टफ टाइम है, इसमें सर्वाइव करना हमारी जिम्मेदारी है, सर्वाइव करना हमारा काम है। लेकिन सर्वाइव करने के साथ साथ इतना विजडम भी होना चाहिए कि यहाँ पर कौन अच्छी तरीके से काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, फिर अगली बार जब हमारे पास मौका आएगा तो उसे उखाड़ फेंकना है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो माइग्रेंट वर्कर्स के साथ यहाँ पर हुआ है तो अर्जेंट नीड है यहाँ पर रैशनलाइज करने की। तो इसी के चलते हमें एक एक्ट जो है वो देखने को मिलता है। अब बैकग्राउंड अगर हम देखें तो माइग्रेंट लेबर जो है वर्स्ट अफेक्टेड है यहाँ पर लॉकडाउन की वजह से, है ना। बहुत सारे लोगों ने अपने जॉब जो है वो खोया है, जो रेंट है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, खाना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, फैमिली जो उनसे नहीं मिल पा रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एफर्ट जो है सिटीज़ को छोड़ना बिफोर द लॉकडाउन और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स यहाँ पर लगाना घर पर जाने के लिए, तो ये यहाँ पर सजेस्ट करता है कि उनके पास काफ़ी लो रेजिलियंस है कि यहाँ पर सिटीज़ जो है उसमें रहे बिना एम्प्लॉयमेंट के, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि उनके लिए कुछ यहाँ पर जो सिक्योरिटी नेट्स है वो यहाँ पर दिए जा सके। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्ट में कौन कौन से फीचर्स है आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। अब एक्ट जो है ये एनैक्ट किया गया था जिससे कि जो एक्सप्लॉयटेशन है इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स का वो यहाँ पर प्रिवेंट किया जा सके। कॉन्ट्रैक्टर जो यहाँ पर उनका शोषण करते हैं। अब यहाँ पर बेसिकली क्या कर सकते हैं, जो माइग्रेंट वर्कर्स है उनको बोलेंगे तुम आ जाओ। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको अगर पैसा मिल रहा है, वो बोल रहा है कि मैं एक माइग्रेंट वर्कर को यहाँ पर दे रहा हूँ 500 रुपये, ठीक है। मतलब उसका बिल जो है वो तो निकलेगा 500 रुपये, लेकिन वो एक माइग्रेंट वर्कर को सिर्फ दे रहा है 150 रुपये। तो मतलब यहाँ पर सोचिए कि कॉन्ट्रैक्टर को कितने ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, है ना। तो ये एक्सप्लॉयटेशन जो है ना हो, इसके लिए यहाँ पर ये चीज़ लाई गई थी। लॉ में यहाँ पर जितने भी इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स हैं उन्हें यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्टर जो है जब वो रिक्रूट कर रहा है तो यहाँ पर उसके पास भी लाइसेंस रहना ज़रूरी है। तो ये फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, एक फीचर, दो फीचर। तीसरा फीचर क्या है, कॉन्ट्रैक्टर जो है वो यहाँ पर ऑब्लिगेटेड है कि डिटेल जितने भी डिटेल्स हैं वर्कमैन के वो यहाँ पर उसे प्रोवाइड करना पड़ेगा टू दी रिलेवेंट अथॉरिटी। फिर यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ देखने को मिलता है कि माइग्रेंट वर्क, और यहाँ पर ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक्स्ट्रा है, ये हमारे आर्टिकल में पूरी तरीके से नहीं दिया हुआ है, ये आपको आसानी से आ जाए इसलिए एक्स्ट्रा तौर पर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर माइग्रेंट वर्कमैन जो है ये एंटाइटल्ड है कि यहाँ पर वेजेस जो बाकी के वर्कमैन है उसी तरह लिए जाए। नहीं तो क्या है, जो पुराने हैं, मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर है उसके पुराने यहाँ पर वर्कर्स है, अब उनको हो सकता है कि वो 250 रुपये दे रहा हो, और जो नए यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें यहाँ पर 150 रुपये दे रहा हो। तो ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है। तो सभी को यहाँ पर इक्वली दिए जाए। कॉन्ट्रैक्टर जो है उन्हें यहाँ पर रेगुलर पेमेंट भी इंश्योर करना है, नहीं तो अभी दे रहे हैं फिर नहीं दे रहे हैं। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी यहाँ पर जो पेमेंट है वो देना है। एकोमोडेशन सूटेबल बनाना है, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज देनी है, जो क्लोथिंग है वो यहाँ पर प्रोटेक्टिव क्लोथिंग यहाँ पर प्रोवाइड करना है। तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर इस एक्ट के तहत हमें देखने को मिलती है माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। अब यहाँ पर लैक्यूनास कौन कौन से हैं, प्रॉब्लम्स कौन कौन से हैं कि यहाँ पर फुल और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन जो इस एक्ट का वो हमें देखने को नहीं मिलता है। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो माइग्रेंट वर्कर्स है उनको प्रॉपर तरीके से रजिस्टर नहीं किया जाता है, जो कॉन्ट्रैक्टर है वो यहाँ पर रजिस्टर नहीं करता है। तो ये भी चीज़ हमें देखने को मिलती है। अब स्टेट जो है उन्होंने यहाँ पर बेटर प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि इस तरीके के मेजर्स वो ले सके लॉकडाउन के दौरान। अब देखिए क्या होता था, अगर यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर अगर यहाँ पर प्रॉपर जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं सिर्फ एक महाराष्ट्र स्टेट का। महाराष्ट्र स्टेट में टोटल 2 कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और हर कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में 10 माइग्रेंट वर्कर्स है, इसके भी अंदर है इसके भी अंदर है। मतलब महाराष्ट्र स्टेट को पता रहेगा कि यहाँ पर 20 टोटल माइग्रेंट वर्कर्स है। अब ये 20 माइग्रेंट वर्कर्स कहाँ से आए हैं उनका भी रजिस्ट्री रहेगी, तो उन्हें ले जाने में काफ़ी आसानी जाएगी। अब यहाँ पर अगर रजिस्टर्ड ही नहीं है, ठीक है, रजिस्टर्ड ही नहीं है, यहाँ पर रजिस्टर जो है 2 कॉन्ट्रैक्टर ने सिर्फ किया है कि हमारे 2 है और हमारे 2 है, मतलब टोटल यहाँ पर सिर्फ 4 है।
अब सरकार सोची कि 4 के लिए क्या हम यहाँ पर इतनी बड़ी रिस्क लेना, 4 तो रुक सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो तो 20 है ना। अब मैं आपको यहाँ पर जो तादाद है बहुत ही कम बता रहा हूँ, यहाँ पर हज़ारों लाखों में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हमें देखने को मिलता है कि लॉकडाउन में प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। अब यहाँ पर ये जो माइग्रेंट वर्कर्स की यहाँ पर फजीती हुई है, तो ये बताता है कि जो सेंटर और स्टेट के बीच में का कोऑर्डिनेशन है ये भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया, जिससे कि माइग्रेंट वर्कर जो है, काफ़ी सारे माइग्रेंट वर्कर्स उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है वो भी यहाँ पर गंवा दी है। प्राइमरी रीज़न है कि यहाँ पर जो कंप्लायंस है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं जो इस एक्ट के तहत सेट किए गए हैं। तो अब यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर है वो बोलेगा भाई इसको 2 दिन के लिए लाना है, 2 दिन के लिए मेरे को इसको सारी चीज़ें देनी पड़ेगी, कपड़े देने पड़ेंगे, ये देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा। तो यही देखेगा कि भैया जो ऐसा ही आ रहा होगा उसको लेकर आ जाओ, कोई रजिस्टर वेजिस्टर करना नहीं है, ये सब नहीं करना है, वो सब नहीं करना। कंप्लायंस इतने ज़्यादा है तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स और क्रिएट होते हैं, तो ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए लॉ जो है यहाँ पर सबसे पहले रैशनलाइज किया जाना चाहिए, जिससे कि जो भी यहाँ पर फॉर्मलाइजेशन है वो हम कर सके। नहीं तो क्या है, हमारे यहाँ पर 2 तरीके देखने को मिलते हैं, एक फॉर्मल इकोनॉमी होती है, इनफॉर्मल इकोनॉमी होती है। हमने दोनों लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिस्टिंग्विश जो है वो भी बताया था। अब यहाँ पर मोस्टली इनफॉर्मल इकोनॉमी देखा जाए 90% इनफॉर्मल इकोनॉमी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इनफॉर्मल इकोनॉमी को फॉर्मलाइजेशन में लाना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए सारी रजिस्ट्री ये सब करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के चलते लॉ जो है उसे यहाँ पर रैशनलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए वी मस्ट बी प्रैग्मेटिक एंड इंश्योर द एम्प्लॉयर्स। ठीक है, यहाँ पर मैं क्यों पढ़ रहा हूँ इंग्लिश में, क्योंकि यहाँ पर हमने वर्ड लिया था एम्प्लॉयर्स और कॉन्ट्रैक्टर, यहाँ पर जो चीज़ें हैं उसके लिए उन्हें इंसेंटिवाइज भी किया जा सके, है ना, कि यहाँ पर लेबरर जो है आप उनको रजिस्टर करा, और उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर नहीं किया जाता है तो कुछ एक्शन जो है उनके अगेंस्ट में वो भी ली जानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर हम करते हैं तो माइग्रेंट वर्कर जो है उनकी हित की रक्षा हम कर सकते हैं, उन्हें यहाँ पर प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर बेसिकली देखने को मिलती है। तो पूरा पिक्चर आपको क्लियर हो गया, मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बोल रहा हूँ इस साल मतलब यूपीएससी जो 2020 है प्रीलिम्स होने के बाद मेंस में ये क्वेश्चन मतलब बहुत हाई चांसेस है कि ये पूछा जाए, इस एक्ट के ऊपर आपको प्रीलिम्स में भी पूछा जाए, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर ये आर्टिकल जो है बात कर रहे हैं कि जो यूएनएससी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें यहाँ पर सीट देने की बात कर रहे हैं। अब देखिए आपको ये वाले जो रेड इसमें दिख रहे हैं ये वाले सारे के सारे आपको देखने नहीं है, ये जो आपको ये नज़र आ रहे हैं ये आपको जो कंट्रीज़ है वो नहीं देखना है, आपको जो बची हुई कंट्रीज़ है ये वाली जो कंट्रीज़ है ये कंट्रीज़ को देखना है। ठीक है, ये वाली जो कंट्रीज़ है जो पिंक इसमें दिख रही है, मतलब यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, चाइना, रशिया, फ्रांस, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। बाकी यहाँ पर नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं जिनका टेन्योर 2 साल का होता है। 5 परमानेंट मेंबर्स उसमें यूके, यूएसए, फ्रांस, रशिया, चाइना, तो ये देखने को मिलते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर इनके पास वीटो पावर होता है। वीटो पावर मतलब क्या है कि यूके ने बोल दिया इंडिया आना चाहिए, यूएसए ने बोल दिया आना चाहिए, फ्रांस ने बोल दिया, इसने बोल दिया, चाइना ने बोल दिया नहीं आना चाहिए, तो ये नहीं होगा, रिजोल्यूशन कट हो जाएगा। तो ये होता है वीटो पावर, इनके पास वीटो पावर है। चाइना अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल काफ़ी बार करता है ना। एनएसजी जो है जो एनएसजी है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, उसमें भी इंडिया के एंट्री को बचाने के लिए उसने कई बार अपना वीटो पावर जो है वो इस्तेमाल किया है। तो अब यहाँ पर अगर देखोगे आप, इंडिया जो है वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर है यूएन का, और इसीलिए परमानेंट सीट जो है वो क्लेम करता है लॉन्ग टाइम से यूएनएससी में। वन ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर जो है 4 हैव बीन सपोर्ट ऑफ इंडिया गेटिंग परमानेंट सीट्स। एक जो नहीं करता है वो कौन है वो आपको पता है, चाइना जो है वो इकलौता ऐसा नेशन है जो इंडिया की एंट्री जो है यहाँ पर ब्लॉक करते रहता है अपने वीटो पावर से। अब इंडिया का जो रिस्पांस रहा है यहाँ पर पेंडेमिक को लेकर काफ़ी ज़बरदस्त रहा है। मतलब अगर आप देखोगे चाइना जो है उससे सभी देशों का जो भरोसा है वो टूट गया है, क्योंकि चाइना ने जिस तरीके का रुख यहाँ पर अपनाया तो भरोसा टूट गया है। वही अगर इंडिया देखे तो इंडिया ने काफ़ी लीडरशिप रोल जो है यहाँ पर अदा किया है, और इसीलिए जो लॉकडाउन है वो भी लार्जली सक्सेसफुल रहा है। और उसी के साथ साथ ये जो स्प्रेड है वो भी एट प्रेजेंट अगर देखा जाए तो काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर पाए हैं अगर हम बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में देखें तो। इसीलिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उसका जो एक मोटो है, जो मकसद है, वो यहाँ पर इंडिया ने जो पेंडेमिक है उसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया है। इंडिया का जो गवर्नमेंट एफर्ट रहे हैं G20 को लीड करना एज वेल एज सार कंट्रीज जो उन्हें यहाँ पर पेंडेमिक से किस तरीके से टैकल किया जाए उसमें हेल्प करना, एक लीडरशिप रोल भरा रोल रहा है। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है जिससे कि हम यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं आगे कि हमें भी यहाँ पर जो परमानेंट सीट है वो चाहिए। चाइना भले ही यहाँ पर बोलते रहता है कि नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, है ना। चाइना ने ऑलरेडी यहाँ पर प्रपोज किया इंडिया की टेम्पररी मेंबरशिप के लिए यूएनएससी में 2 साल के लिए, जो कि 2021 में स्टार्ट हो गई। लेकिन अब हाई चांसेस है कि यहाँ पर कोविड-19 से रिकवर्ड होने के बाद सिनारियो यहाँ पर कंप्लीटली अलग रहेगा।
अब यहाँ पर बाकी कंट्रीज अगर फोर्स करती है तो चाइना के पास बोलने को क्या रहेगा कि हम इंडिया को जो परमानेंट सीट है उसमें शामिल नहीं करना चाहते हैं। तो इसलिए चाइना जो है वो टफ सिचुएशन में रहेगा कि अब यहाँ पर जो रोल है वो किस तरीके से अदा किया जाए। पास्ट में चाइना जो है अपना वीटो पावर इस्तेमाल करता है WTO के रिजोल्यूशंस को भी ब्लॉक करने के लिए, लेकिन अब यहाँ पर इंडिया जो अगर उसे सेम एक्सेस मिल जाए, इंडिया के पास भी अगर वीटो पावर आ जाए तो सिनारियो कंप्लीटली अलग हो सकता है ना। तो ये यहाँ पर वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक गेम चेंजर जो है वो साबित हो सकता है। तो ये सारे सिनारियो हमें देखने को मिलते हैं। तो अब यहाँ पर चाइना जो है उसे निकालने की भी काफ़ी बार बात की गई, यहाँ पर जो परमानेंट सीट है वो उसे निकाला जाए चाइना को, लेकिन वो काफ़ी टफ सिचुएशन है, काफ़ी टफ चीज़ है। मतलब वो मतलब बहुत ही ज़्यादा सारे देश जो है उनको एक साथ आना पड़ेगा, एकजुट आना पड़ेगा, जो थोड़ा मुश्किल जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी इंडिया की जो अब एंट्री है वो यहाँ पर कंपेरेटिवली आसान हमें देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर अगर हम इकोनॉमिक की बात करें तो यहाँ पर ये आर्टिकल में सुब्रमण्यम साहब जो है उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई है। अब देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो काफ़ी दिनों से ये सारा ब्ला 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 है, ठीक है, ब्ला 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 है, इकोनॉमी की सिचुएशन किस तरीके की काफ़ी बार डिस्कस किया है इसलिए। तो यहाँ पर अगर देखोगे मोर देन अ मंथ यहाँ पर फर्म जो है जितनी भी साइज हो सेक्टर हो यहाँ पर बंद रहे हैं, गुड्स सेल नहीं कर पाए हैं, पैसा अर्न नहीं कर पाए हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर 1/3 ऑफ द इंडस्ट्रीज और सर्विस फर्म जो है उन्होंने मोरेटोरियम के लिए अप्लाई किया है कि भैया हम यहाँ पर पैसा नहीं दे पाएंगे। उसी के साथ नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है यहाँ पर 5 लाख करोड़ इंक्रीज हो सकते हैं। तो ये सारे सिनारियो जब हमें देखने को मिलते हैं तो सिचुएशन सोल्यूशन यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर जब हम सोल्यूशन की बात करते हैं तो सोल्यूशन जो है वो यहाँ पर काफ़ी आसान तरीके की देखने को मिल रही है इनके बोलने के हिसाब से, लेकिन इतनी आसान है नहीं। पहली चीज़ ये है कि यहाँ पर बैंक करप्सी जो है वो हम प्रिवेंट कर लें। जो बैंक करप्सी है उसे हम प्रिवेंट करना है, और कैसे प्रिवेंट करना है कि बैंक जो है उसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन से जो फर्म्स है वो वायबल है, ठीक है, और यहाँ पर कौन से फर्म्स को इमीडिएट क्राइसिस जो यहाँ पर आए हैं उसे निकलने के लिए, उसे उभरने के लिए हमें यहाँ पर पैसा देना चाहिए। मतलब कि फॉर एग्जांपल कोई ऐसी फर्म है जो क्राइसिस की वजह से लॉस में जा रही है, लेकिन अगर उसे पैसा दिया जाए, उसे अगर पैसा प्रोवाइड किया जाए तो वो फिर से ट्रैक पर आ सकती है और यहाँ पर बैंक करप्सी से बच सकती है। तो उन्हें हम यहाँ पर पैसा प्रोवाइड कर दे जो जेन्युइनली यहाँ पर ज़रूरत में है, और जिन्हें ऐसा लगता है कि भैया ये तो जाने वाली है, डूबने वाली है, तो उन पैसा वापस आने ही नहीं वाला है, तो फिर वहाँ पर खर्च करके कोई मतलब नहीं है। मतलब सोचिए कितना आसानी से बता दिया कि यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लो। मतलब ये अब तक कर ही नहीं रहते, अब तक पता ही नहीं था ऐसा कुछ हो सकता है ना। तो इतना आसानी से बता दिया है। सेकेंड चीज़ ये है कि जब फर्म जो है वो डिफ़ॉल्ट करे तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो फटाफट रिजॉल्व होना चाहिए। अभी उसके लिए क्या लाया गया है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, IBC है ना, IBBI, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है ना, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT, नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने कवर की हुई है। तो यहाँ पर बोला गया है कि फटाफट तरीके से रिजॉल्व होना चाहिए। मतलब अब तक तो हमें पता ही नहीं था कि फटाफट रिजॉल्व होना चाहिए। मतलब बेसिकली क्या है कि कोई फर्म है, एक कंपनी है, उसने यहाँ पर लोन लिया है 100 करोड़ का। अब यहाँ पर ये बैंक करप्ट हो गई है, डिफॉल्ट कर दिया है, तो अब यहाँ पर रिजोल्यूशन फटाफट होना चाहिए जिससे कि कंपनी को बेचा जाए और यहाँ पर जितना भी पैसा आता है, 60 करोड़ आए, 70 करोड़ आए, वो बैंक को यहाँ पर मिल जाए। तो ये चीज़ फटाफट यहाँ पर होनी चाहिए। ये सजेशंस यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये जो सजेशंस है पहले से हमें पता ही है, तो इसमें कुछ नई चीज़ नहीं है। तो ये हमें अभी एट प्रेजेंट जो कोविड सिचुएशन है उसमें देखने को मिलता है। चलिए फ्रंट पेज देखा जाए तो वही दर्दनाक जो चीज़ है हमें देखने को मिलती है। 16 वॉकिंग होम मध्य प्रदेश यहाँ पर सो गए थे रेल ट्रैक पर और उनके ऊपर से ट्रेन चली गई। तो ये हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर आप देखोगे अगर तो जो लिकर शॉप्स है उस पर काफ़ी क्राउडिंग हो रही है। तो इससे बचने के लिए जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है उसने बोला है कि होम डिलीवरी का कोई प्रावधान बनाएंगे। मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो अर्थव्यवस्था जो है वो एट प्रेजेंट यही लोग संभाल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर इसलिए बोला जा रहा है होम डिलीवरी दी जाए। मतलब सोचिए कितना डेस्परेसी है यहाँ पर सरकार को अल्कोहल बेचने की, क्योंकि उसी के थ्रू अभी पैसा जो है वो उनके पास आ सकता है। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पर हम आते हैं मैप बेस्ड एक्सरसाइज पर। तो ये जो स्ट्रेट है, इस स्ट्रेट का नाम है स्ट्रेट ऑफ मैगलन। अगर आपको याद होगा मॉडर्न हिस्ट्री के जो लेक्चर्स है उसमें हमने मैगलन के बारे में देखा था, है ना, MM एकेडमी ऐप पर अगर आप देख रहे होंगे तो ये है वो स्ट्रेट। तो चलिए बड़े मैप में भी देख लेते हैं। तो ये हमारी खूबसूरत धरती जूम करते हैं तो भारत जो है वो देखने को मिलता है। अब वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर घूम कर हम जा रहे हैं साउथ अमेरिका। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे नीचे हम आते हैं तो इस तरफ अगर आप देखो तो यहाँ पर हम सर्च ही कर लेते हैं ना, जिससे कि हमें यहाँ पर आसानी जाए। तो स्ट्रेट ऑफ मैगलन तो आ गया ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमें स्ट्रेट जो है वो देखने को मिलता है, स्ट्रेट ऑफ मैगलन। क्लियर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है स्ट्रेट ऑफ मैगलन।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने ज़रूर लिखी होगी। तो ये हमारे वीडियो का एंड। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।